हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 स्कूल में, अड्डा कामयाबी का में। आई होप बच्चों के आप सभी लोग घर में हैं और एकदम सुरक्षित हैं, क्योंकि बच्चों कोरोना का टाइम है और घर में रहना सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। तो घर में रहकर आपकी तैयारी कराने के लिए बच्चों अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है विजय बैच को। जी हाँ, विजय बैच के बारे में बच्चों आप सभी लोग जानते हैं। ये एक ऐसा बैच है बच्चों जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करा रहा है। बच्चों यहाँ आपको सीबीएसई और सीबीएसई के साथ साथ आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बाकी सभी स्टेट बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है। इस बैच में बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी हर स्ट्रीम, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स हो, हर स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाता है और आपकी टाइमिंग्स क्लैश ना करे, इसीलिए अड्डा 24/7 स्टूडेंट्स क्या लेकर आया है अलग अलग बैचेस को। जी हाँ, आपके अलग अलग स्ट्रीम वाइज बच्चों बैचेस बना दिए गए हैं ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो, आपस में क्लैश ना करे। जैसे कि बच्चों स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स दिखाई हुई हैं। ये जो कॉमर्स बैच है ना बच्चों, ये शुरू होता है कितने बजे? सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। जी हाँ, मॉर्निंग में सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ बच्चों आपका ये बैच शुरू होता है। उसके बाद दोपहर 2 बजे आपकी अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ की क्लास होती है। देन हम आगे बढ़ते हैं और क्लास होती है मैथ्स की। कितने बजे बच्चों? शाम को 4 बजे। भाई मज़ा आता है ना सभी को, तो शाम को 4 बजे बच्चों मैथ्स की आपकी क्लास होती है। कितने बजे? शाम को 4 बजे, भूलिएगा मत। याद है ना आप लोगों को, एक दिन बच्चों हम लोग लाइव मिलते हैं और एक दिन आपको आपका रिकॉर्डेड सेशन मिलता है, लेकिन कोई भी टॉपिक मिस नहीं होता है। कितने बजे रेगुलर क्लास होती है? देखो स्लाइड पे भी आपको दिख रहा होगा, एक अलग ही चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर क्या है भाई, आपको रिमाइंड करा रहा है कि रोज़ शाम को 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है। उसके बाद बच्चों आपका बैच एंड होता है इंग्लिश की क्लास के साथ, रोज़ शाम को 7 बजे। तो भाई जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ये कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स बताई हुई है, कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स के बारे में बताया हुआ है, उसी तरह बच्चों आगे आप देखेंगे कि आपको अलग अलग स्ट्रीम के हर सब्जेक्ट की टाइमिंग बताई हुई है। जैसे कि देख पा रहे हो बच्चों, येलो कलर से जो है वो साइंस के सब्जेक्ट्स को दिखाया हुआ है, रेड कलर से बात करें तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को दिखाया हुआ है और ब्लू कलर से अगर बात करें तो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को दिखाया हुआ है। बच्चों आपको केवल क्या करना है, आपको अपने अपने टाइम पर अपनी अपनी क्लासेस को अटेंड करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी और आप अपनी अपनी स्ट्रीम की हर सब्जेक्ट की क्लास को बच्चों अटेंड कर सकते हो। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, भाई एसएस का ज़माना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चों, ताकि क्या हो, आप लोगों को टाइमिंग जो है वो याद हो जाए और आप लोग अपनी क्लासेस को अटेंड करना ना भूलें। मैथ्स की क्लास का टाइम याद रखिएगा, कितने बजे है? शाम को 4 बजे। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो इसी तरह देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं बचे हैं। क्या है बच्चों? बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर आपके नहीं रह गए हैं। आपकी अड्डा 24/7 स्कूल क्या कर रहा है कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में आज से ही जुड़ गया है। बच्चों आपको दोहा तो याद है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो भाई इसी दोहे को याद करते हुए और ध्यान में रखते हुए अड्डा 24/7 स्कूल जुड़ गया आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए। आपको केवल क्या करना है, रेगुलर टाइम पर अपनी क्लासेस को बच्चों अटेंड करना है, जिससे क्या होगा, आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी और आप अड्डा 24/7 स्कूल के साथ जुड़कर अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आज से ही शुरू कर देंगे। क्योंकि एग्जाम्स इस बार कैंसिल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज जुड़ गए हैं उसी दोहे के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, जुड़ गए हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए। तो आप लोग भी देर मत कीजिए, अपने अपने दोस्तों के साथ जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और रेगुलर अपनी क्लासेस को अटेंड कीजिए और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि ये विजय बैच में आज हम क्या सीखने वाले हैं।
तो भाई आज की अगर बात करें तो आपको स्क्रीन पर एक नए चैप्टर का नाम नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा है बच्चों? एक नए चैप्टर का नेम आपको नजर आ रहा है। क्या है? रैखिक प्रोग्रामन। क्या नाम है? रैखिक प्रोग्रामन यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर आपको याद होगा बच्चों, एक बार मैं रिमाइंड करा देती हूँ, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 ये है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 ये है रैखिक प्रोग्रामन यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग। अब बच्चों अचानक से आप सोचेंगे कि हम 8वां चैप्टर कर रहे थे और 8वां चैप्टर करते करते भाई 12th चैप्टर पे कैसे पहुंच गए। तो मैं आपको बच्चों बता दूं कि 8th चैप्टर तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इस बार आपको याद है ना कि टर्म वाइज सिलेबस बढ़ चुका है। तो टर्म वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हम अपने सिलेबस के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। और कौन सा चैप्टर रहता है? केवल चैप्टर नंबर 12 भी टर्म 1 का ही पार्ट है। बच्चों याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 12 भी टर्म 1 का ही पार्ट है। लीनियर प्रोग्रामिंग भी टर्म 1 का ही सिलेबस है। इसीलिए पहले इस चैप्टर को भी कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने बाकी के चैप्टर्स भी कवर करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आज हम क्या जानने वाले हैं। अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें बच्चों, तो इसका हमारा आज का टॉपिक रहेगा पहला तो इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका, उसके बाद रैखिक प्रोग्रामन समस्या। रैखिक प्रोग्रामन समस्या यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है और उसका गणितीय सूत्रीकरण क्या है, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म में उसको कैसे बच्चों सॉल्व किया जाता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला उसका क्या होता है। ठीक है, यही हमारी डिस्क्रिप्शन है। इसमें हम क्या क्या जानेंगे? रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के बारे में यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में, कुछ प्रमेयों के बारे में बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स के बारे में जानेंगे और गणितीय सूत्र के बारे में जानेंगे यानी कि मैथमेटिकल फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं। आज सिर्फ इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन हम पढ़ने वाले हैं, वो भी इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे, इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और अगली क्लास में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो बिल्कुल भी डिले मत कीजिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मेन थिंग क्या है हमारा मेन पर्पस है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि बच्चों अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप लोग बड़ी ही आराम से बोर्ड एग्जाम्स के किसी भी क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए, कॉन्सेप्चुअल क्लास है यानी कि कॉन्सेप्ट की क्लास है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। जहां पर भी कोई डाउट होगा वहां पर कमेंट करना बच्चों नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का सफर फटाफट से। जब तक जिन लोगों ने भाई जान लिया है आज के सफर को कि हम क्या करेंगे, जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक आप लोग शेयर करेंगे। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे बारे में। तो अगर मैं अपनी बात करूं, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूं बच्चों इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें बच्चों मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है, पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ों के बारे में समझाया है, करियर से रिलेटेड वैल्यू के बारे में बताया है। तो आई होप कि आप लोगों के साथ भी इतना ही अच्छा बॉन्ड हो सके और आप लोगों को भी मैं कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ अपना आज का सफ़र शुरू करते हैं। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया है चैनल को और लाइक कर दिया है वीडियो को, वो लोग जल्दी से अपने अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, और लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप ऑन, यानी कि अपनी सोच की कैप को जल्दी पेन लीजिए, क्योंकि हम मैथ्स जो है बस अभी स्टार्ट ही करने वाले हैं। और कॉपी पेन निकालना मत भूलिएगा, क्योंकि मैथ्स का एक ही सूत्र है कि जितना लिखोगे बच्चों उतना सीखोगे। तो चलिए इसी के साथ अपना आज का सफ़र शुरू करते हैं। आई होप कि आप सभी ने अपने अपने नोटबुक और पेन बच्चों निकाल लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने आज के सफ़र की तरफ। क्या कहता है आज का सफ़र? सबसे पहले बात करते हैं तो एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या और उसका गणितीय सूत्रीकरण, ये भाई आज का टॉपिक है। कोई बात नहीं, हेडिंग में थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको टॉपिक पहले ही बता दिया है। कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है बच्चों, इट्स ओके, ठीक है। हेडिंग में कोई प्रॉब्लम है तो दिक्कत नहीं है, मेन कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से विजिबल होगा और क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला इसमें पार्ट है एक इष्टतमीकरण समस्या। क्या है? एक इष्टतमीकरण समस्या।
अब इष्टतम हम किसे बोलते हैं? सबसे पहले ये जो टर्म है इष्टतमीकरण, ये कहाँ से आया है बच्चों? मैं आपको बताऊं अगर, तो ये जो इष्टतमीकरण है ये किससे मिला है? ये हमें शब्द इष्टतम से मिला है, ठीक है। अब इष्टतम का अर्थ क्या होता है? हम जब बात करते हैं तो इष्टतम बोलते हैं ना कि बहुत ही इष्टतम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। एक जनरल टर्म में जाने तो हम बेस्ट होना चाहिए, इष्टतम होना चाहिए। तो अब ये इष्टतमीकरण समस्या क्या होती है? यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम किसी बेस्ट की बात करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब क्या कह रहे हैं? इष्टतमीकरण समस्या हम किसे कहते हैं? ऐसी समस्या जिसमें किसी फलन का अधिकतमीकरण, एक ऐसी समस्या, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम किसी भी फंक्शन का अधिकतमीकरण क्या होता है बच्चों? मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगी, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन या अधिकतमीकरण यानी कि मैक्सिमाइजेशन या न्यूनतमीकरण को क्या कहते हैं बच्चों? मिनिमाइजेशन, ठीक है। तो एक ऐसी समस्या, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें किसी फंक्शन का मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन करना हो, क्या करना हो? अधिकतमीकरण करना हो बच्चों, या फिर न्यूनतमीकरण करना हो, एक इष्टतमीकरण समस्या कहलाती है। क्या कहलाती है? एक इष्टतमीकरण समस्या कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं? एक इष्टतमीकरण समस्या कहते हैं, ठीक है। कब? जब किसी प्रॉब्लम का, हमें किसी फंक्शन का, एक प्रॉब्लम में, एक समस्या में किसी फंक्शन का अधिकतमीकरण यानी कि मैक्सिमाइजेशन करना हो या फिर न्यूनतमीकरण करना हो यानी कि मिनिमाइजेशन करना हो, तब वो समस्या इष्टतमीकरण समस्या कहलाती है, ठीक है बच्चों। क्या कहलाती है? इष्टतमीकरण समस्या कहलाती है। आई होप कि ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन इसकी। आगे कुछ लिखा है कि इष्टतमीकरण समस्या लाभ, उत्पादन आदि को अधिकतमीकरण करने। अब भाई अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि इनके अधिकतमीकरण और उपलब्ध साधनों से मूल्य आदि के न्यूनतमीकरण से संबंधित होती है। इसका क्या मतलब है कि जब भी बच्चों प्रॉब्लम में इष्टतमीकरण सिचुएशन कब आएगी? अगर हम एक प्रॉब्लम में, एक क्वेश्चन में, एक समस्या में प्रॉफिट की बात कर रहे हैं यानी कि लाभ की बात कर रहे हैं, या उत्पादन की बात कर रहे हैं अर्थात प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अगर हम इस तरह के टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे? इष्टतमीकरण कब होगा? जब हम उसका अधिकतमीकरण यानी कि मैक्सिमाइजेशन पॉइंट ज्ञात करेंगे, वो उसका इष्टतम पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम प्राइस की बात कर रहे हैं या फिर अवेलेबल सोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो बच्चों सोर्सेज तो हम जितने कम से कम यूज करें उतना अच्छा होता है, प्राइस भी हमारा जितना कम से कम रखें हम उतना अच्छा होता है, ठीक है। तो प्राइस जो है वो मिनिमम होना चाहिए और सोर्सेज भी हमारे कम से कम यूज होने चाहिए। तो यानी कि हम उनका क्या करते हैं? न्यूनतमीकरण जब करते हैं, मिनिमाइज पॉइंट जब निकालते हैं, तब वह इष्टतम बिंदु कहलाता है। आई होप किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर मैं एक बार बता देती हूँ। मान लीजिए अभी हमने इष्टतमीकरण की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। अब ये इष्टतमीकरण कब होगा? इष्टतमीकरण दो सिचुएशन में है, या तो अधिकतम, जब हम अधिकतमीकरण की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि मैक्सिमाइजेशन की बात करें, या फिर न्यूनतमीकरण की बात करें, ठीक है ना, यानी कि मिनिमाइजेशन की बात करें। अब हम अधिकतमीकरण कब करेंगे, यानी कि अधिकतमीकरण कब करेंगे, मैक्सिमाइज पॉइंट कब निकालेंगे इष्टतम को फाइंड करने के लिए? जब भी हम लाभ या फिर उत्पादन आदि की बात कर रहे होंगे, ठीक है, यानी कि हम प्रोडक्शन की, प्रॉफिट की बात कर रहे होंगे, तब हम मैक्सिमाइज पॉइंट निकालेंगे इष्टतम को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, न्यूनतमीकरण करने के लिए अगर मैं बात करूं तो न्यूनतमीकरण आप कब करेंगे बच्चों? जब हम प्राइस यानी कि मूल्य और साधनों की बात करते हैं, यानी कि इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन होते हैं, साधनों या फिर मूल्य से रिलेटेड बात होती है क्वेश्चन में, तब हम न्यूनतमीकरण बिंदु को देखते हैं इष्टतम बिंदु पाने के लिए, ठीक है। ये लाइन बच्चों क्या समझाती है? आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं
और आगे बात कर लेते हैं एलपीपी के बारे में। अब ये एलपीपी है क्या? एलपीपी की बच्चों हम बात कर रहे हैं, जो किसको दर्शा रहा है? रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं। किसको दर्शा रहा है? रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं, यानी कि एलपीपी अगर मैं बोलूं तो लीनियर प्रोग्रामिंग, शॉर्ट में लिख रही हूं बच्चों, ठीक है, प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी कि एलपीपी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं, ठीक है। तो ये हमारा एलपीपी है। अब ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। इसको हल करने के लिए हम इष्ट समीकरण निकालते हैं, जो हमने पीछे पढ़ लिया, ठीक है ना। अब ये क्या होती है, एलपीपी होती क्या है, इसके बारे में अगर जान लें तो यहां लिखा है कि एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या, कोई भी एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या दो चरों यानी कि वेरिएबल्स, किन्हीं भी दो वेरिएबल्स, मान लीजिए वो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, हम यहाँ पे एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक है। किन्हीं भी दो वेरिएबल वाले किसी रैखिक फलन, रैखिक फलन क्या होगा बच्चों? लीनियर फंक्शन। हमने शुरू में ही बहुत पहले पढ़ा अपने 11th में 10th में कि फंक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, राइट। तो रैखिक फलन जो है, अब ध्यान से डेफिनेशन को दोबारा सुनेंगे। एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या दो चरों, कोई भी दो चरों यानी कि दो वेरिएबल्स वाले किसी रैखिक फलन यानी कि लीनियर फंक्शन, जो उद्देश्य फलन कहलाता है। यहाँ पर रैखिक फलन बच्चों क्या कहलाता है? उद्देश्य फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्देश्य फलन, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम यहाँ पर उसको कहते हैं। कोई भी इस तरह के क्वेश्चन में जब हम एलपीपी की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी बच्चों हम एलपीपी की बात करते हैं, उस सिचुएशन में एक रैखिक फलन क्या कहलाता है? उद्देश्य फलन कहलाता है, ठीक है। के इष्ट समीकरण, अभी हमने जिसको पीछे डिटेल में समझा, इष्ट समीकरण यानी कि या तो अधिकतमीकरण या फिर न्यूनतमीकरण। इष्ट समीकरण क्या है? कभी हमें मैक्सिमाइजेशन पॉइंट निकालना होगा, कभी हमें मिनिमाइजेशन पॉइंट निकालना होगा। और कब निकालना होगा ये हमने पीछे डिस्कस किया, यानी कि जब प्रॉफिट वगैरह की बात होगी तो हम मैक्सिमाइज पॉइंट निकालेंगे, जब प्राइस की बात होगी, फैक्टर्स की बात होगी, तब हम क्या करेंगे बच्चों? रिसोर्सेज की बात होगी, तब हम मिनिमाइजेशन पॉइंट निकालेंगे। तो यानी कि इन दोनों चरों को जो उद्देश्य फलन बन रहा है, इसके अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण से संबंधित होती है। ध्यान से सुनेंगे, एक बार दोबारा डेफिनेशन को मैं रिपीट कर रही हूँ सिंपल टर्म्स में। एक एलपीपी प्रॉब्लम यानी कि एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या वह समस्या है, वह प्रॉब्लम है जिसमें हम किसी भी रैखिक फलन के यानी कि एक लीनियर फंक्शन के, जिसको हम उद्देश्य फलन कहते हैं, उसके इष्टतमीकरण की बात करते हैं। इष्टतमीकरण में या तो हम अधिकतमीकरण भी कर सकते हैं या फिर न्यूनतमीकरण भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहां तक हो गई डेफिनेशन की एक बात कि भाई एलपीपी है क्या। आगे देखते हैं कि इस प्रतिबंध के साथ में एक कंडीशन भी है, साथ में एक कंडीशन भी है, प्रतिबंध भी है कि चर शून्येतर हो तथा वे किसी रैखिक असमीकाओं के समुच्चय को संतुष्ट करे। कि जो भी हमारा चर है यानी कि जो हमारे वेरिएबल हैं वो शून्येतर भी हो और साथ में किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करे। ये कंडीशन है, तभी हम उस चर को यहाँ पर ले सकते हैं एलपीपी प्रॉब्लम में, ठीक है। आगे लिखा है रैखिक प्रोग्रामन समस्या एक विशेष प्रकार की इष्टतमीकरण समस्या ही होती है। यानी कि बच्चों जो हमने पीछे पढ़ा इष्टतमीकरण, ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है, एक बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। इष्टतमीकरण की हम बात करें, उसी का एक पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? रैखिक प्रोग्रामन समस्या, यानी कि एक विशेष प्रकार, इसका एक विशेष प्रकार क्या है? रैखिक प्रोग्रामन समस्या यानी कि एलपीपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। आई होप बच्चों की ये स्लाइड सबको क्लियर हो गई होगी। एलपीपी क्या है ये सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है या कहीं पे भी कोई डाउट है तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बता दूं बच्चों ये कॉन्सेप्चुअल की वीडियो है, यानी कि आपका कंसेप्ट क्लियर करा जा रहा है। तो अगर आप कहीं भी बीच में छोड़ देते हैं या बीच में से शुरू करते हैं तो आपको हो सकता है कि चीज़ें क्लियर ना हो। तो आप वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, अड्डा 247 के स्कूल के प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से वीडियो को शुरू से एंड तक देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तभी बेटा आपको ये अच्छे से समझ में कॉन्सेप्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अब बात कर लेते हैं
आगे बढ़ने से पहले भाई हमारे सोशल मीडिया पैकेज को जान लो। सोशल मीडिया पैकेज क्या है? सोशल मीडिया पैकेज जो है बच्चों वो आप लोगों के लिए एक ऑफर है, एक तोहफा है। कैसे? आप लोगों को क्या करना है, बस इन ऐप्स को, क्योंकि अब हम जो है वो टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप बच्चों तीनों ही जगह पर अवेलेबल हैं, इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। आप केवल इन तीनों ऐप्स को डाउनलोड कर लो और अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो। अब मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए ऑफर है, गिफ्ट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई आप लोगों के लिए इसमें बहुत सारे फायदे जुड़े हैं। फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं बच्चों कि अगर आप इन ऐप्स को डाउनलोड करके अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप से जुड़ जाते हो तो आपको घर बैठे बैठे, एक ही जगह बैठे बैठे आपकी हर क्लास का वीडियो लिंक मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। उसके अलावा आपके ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इन ग्रुप्स में मिलेंगे, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर क्लास के नोट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? हर क्लास के नोट्स बच्चों आपको इन ग्रुप्स में अवेलेबल होंगे। हर क्लास के नोट्स आपको इन ग्रुप्स में अवेलेबल होंगे। उसके साथ साथ आपके डाउट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा बच्चों आप लोगों को मिलेगा इन्हीं ग्रुप में, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो भाई देर मत कीजिए, तुरंत जाइए, जुड़ जाइए अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स के साथ। लिंक की अगर बात करूं तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी जाइए, तुरंत जाकर डाउनलोड कीजिए और जुड़ जाइए अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं अब अपने अगले टर्म्स की। अगले टर्म्स मतलब जो हमने जाना कि इष्ट समीकरण क्या है, उसके बाद हमने एलपीपी को समझा। अब एलपीपी से रिलेटेड कुछ दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम सबसे ज्यादा प्रश्नों में इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या है? नंबर 1 इज उद्देश्य फलन। क्या है बच्चों? उद्देश्य फलन। अब उद्देश्य फलन होता क्या है इसको जान लेते हैं। उद्देश्य फलन की अगर बात की जाए बच्चों तो रैखिक फलन z बराबर ax प्लस by, कोई भी एक रैखिक फलन जो क्या हो, z बराबर ax प्लस by की फॉर्म में हो, एक लीनियर फंक्शन जो इस फॉर्म में हो जहां a और b अचर है। a और b क्या है? अचर है, यानी कि बच्चों कांस्टेंट है। a और b कांस्टेंट है जिसका अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना होता है, एक रैखिक उद्देश्य फलन कहलाता है। अब बच्चों जहां हमने पीछे बात की थी पीछे हमने बात की थी ना कि जब भी हम एलपीपी की बात करते हैं तो एलपीपी में क्या होता है कि जो भी हमारा रैखिक फलन होता है उसी को हम उद्देश्य फलन कहते हैं। यही हमने जाना था पीछे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चों तो एक रैखिक फलन जिसकी इक्वेशन की फॉर्म हमें दी हुई है, क्या? z इज इक्वल्स टू ax प्लस by। कंडीशन कि a और b क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है, यानी कि अचर होने चाहिए जिनका हमें अधिकतमीकरण करना हो इस इक्वेशन का या न्यूनतमीकरण करना हो, वह हमारा क्या कहलाता है? उद्देश्य फलन कहलाता है। आई होप आपको पता चल गया होगा, यानी कि z आपका क्या है? उद्देश्य फलन। अब आगे बात कर लेते हैं निर्णय चर। क्या है? निर्णय चर यानी कि डिसीजन वेरिएबल। अगर हम बात करें तो क्या होता है ये? किसी भी उद्देश्य फलन z इज इक्वल्स टू ax प्लस by में x और y निर्णय चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? x और y निर्णय चर कहलाते हैं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू जो निकलती है वही इसमें हम डालकर अधिकतमीकरण यानी कि मैक्सिमाइजेशन या फिर मिनिमाइजेशन करते हैं। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन करते हैं, यानी कि अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करते हैं, जिससे हमें फाइनल आंसर मिलता है। किसकी वैल्यू से? x और y की वैल्यू से। इसीलिए क्या कहलाते हैं? निर्णय चर कहलाते हैं। आई होप बच्चों की ये दोनों टर्मिनोलॉजी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आप चाहें बच्चों तो आप एसएस ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और साथ साथ मैं बता दूं कि आपको पीडीएफ नोट्स जो हैं वो आपके ग्रुप्स में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं कुछ टिप्पणी यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो भाई क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? बीच बीच में आपको याद दिला दूं बच्चों कि अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आप लोगों के डाउट का सॉल्यूशन देने के लिए। तो हम अपनी नेक्स्ट लाइव क्लास में जब भी मिलेंगे, पहले मैं आपको आपके डाउट का बच्चों सॉल्यूशन दूंगी
और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लाइव सेशन की तरफ। तो आपका जो भी डाउट हो, जिस भी पॉइंट पर बच्चों, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, पर्टिकुलर पॉइंट लिख के कि मैम हमें यह समझ में नहीं आया। प्लस टाइमिंग मत भूलिएगा। यहाँ देखिए कि आपको टाइमिंग जो है वो ब्लिंक होके बार बार याद दिला रही है। टाइमिंग आपको याद दिला रही है कि भाई रेगुलर जो है वो 4 बजे क्लास अटेंड करना मत भूलिएगा। रेगुलर कितने बजे? 4 बजे क्लास अटेंड करना बच्चों मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इस चैप्टर से रिलेटेड। क्या क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों कि व्यवरोध। व्यवरोध, अब एक और टर्म आ गई, किसी एलपीपी के यानी कि प्रॉब्लम के चरों पर रैखिक असमीकाओं या प्रतिबंधों को व्यवरोध कहते हैं। यानी कि जो भी हमें लीनियर इनइक्वालिटी दी हुई होती है, रैखिक असमीका दी हुई होती है, वह क्या कहलाता है? वो व्यवरोध कहलाता है। सिंपल सी बात है। एक और टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया है कि एलपीपी में जब भी हमें कोई प्रतिबंध या एक असमीका दी होती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे दे दिया 2x + y > 0, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तरीके का व्यवरोध है। यानी कि ये जो इनइक्वालिटी है या प्रतिबंध है, ये हमारा व्यवरोध कहलाता है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से समझना है, सिंपल सा कंसेप्ट है, मतलब लेके पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो आराम से समझेंगे। यानी कि देखिए x > 0, ये भी क्या है? एक तरीके का व्यवरोध है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। y = < 0, ये भी एक तरीके का व्यवरोध है। आगे बात कर लेते हैं सुसंगत क्षेत्र, यानी कि अगली टर्म क्या है? सुसंगत क्षेत्र। अब सुसंगत क्षेत्र बच्चों क्या कहलाता है? ध्यान से देखेंगे। डेफिनेशन के वाइज क्या लिखा है? कोई भी श्रेणीतर व्यवरोध, यानी कि ये जो हमें एरिया, ये इनइक्वालिटी दी हुई है, ये व्यवरोध x > 0 या फिर y > 0 सहित किसी एलपीपी के सभी व्यवरोधों द्वारा निर्धारित उभयनिष्ठ क्षेत्र, यानी कि एक कॉमन एरिया। क्या बच्चों? कॉमन एरिया समस्या का सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए एक रफ एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए आपको ये एक कार्तीय तल है, ठीक है, आपको कुछ रेखाएं दी हुई हैं। मान लीजिए एक ऐसे काट रही है, एक ऐसे काट रही है, ठीक है, और एक ऐसे काट रही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने दिया। अब हम क्या देखेंगे कि अगर इन तीनों रेखाओं से बनने वाला एक कॉमन क्षेत्र, जहां पर हमारा बिंदु है, ठीक है, ये कॉमन क्षेत्र क्या कहलाएगा? सुसंगत। क्या कहलाएगा? सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कॉमन एरिया, उभयनिष्ठ एरिया एक सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी किसी को कोई डाउट आता है तो बता दीजिएगा। जितनी भी इनइक्वालिटी दी है उनसे बनने के बाद जो एक कॉमन एरिया बनता है उसको हम सुसंगत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अगली टर्म की बात करते हैं, सुसंगत हल। अभी हमने सुसंगत क्षेत्र की बात की, अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? सुसंगत हल की। सुसंगत हल क्या होता है? किसी एलपीपी के सुसंगत क्षेत्र के सभी अंतः बिंदु, यानी कि इंटरनल पॉइंट्स, क्या कहलाते हैं? सुसंगत हल को निरूपित करते हैं। इसको बच्चों मैं आपको एक ग्राफ में बना के दिखाना चाहूंगी। मान लीजिए कुछ इस तरह से ये आपका बनता है। ठीक है, मान लेते हैं। तो अगर आपका कॉमन एरिया मान लो ये बन रहा है, अगर आपका एरिया जो है वो ये आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, अभी मानने के लिए है सिर्फ, ठीक है, अगर एरिया ये आ रहा है तो इस एरिया में आने पर, इस एरिया में आने पर इस क्षेत्र का कोई भी इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट क्या है बच्चों? यहाँ पर कोई भी पॉइंट, ये क्या कहलाता है? इस एरिया के अंदर का कोई भी पॉइंट। अगर आपको दिख रहा होगा मैंने अलग कलर यूज किया है, ये ब्लू कलर से आने वाला है, ये कोई भी पॉइंट क्या कहलाएगा? सुसंगत हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? सुसंगत हल कहलाएगा। उसी तरह बात करें अगर असुसंगत हल की, असुसंगत हल की, तो सुसंगत क्षेत्र के बाहर का कोई भी बिंदु असुसंगत हल कहलाएगा। यानी कि इस एरिया को छोड़कर, बच्चों ध्यान देंगे, इस एरिया को छोड़कर अगर बात करें तो बाहर जितना भी एरिया है, यानी कि यहाँ पर आने वाला कोई भी बिंदु, इस ग्राफ में
यहाँ पर आने वाला कोई भी बिंदु, यहाँ पर आने वाला कोई भी बिंदु क्या कहलाएगा बच्चों? असुसंगत। क्या कहलाएगा? असुसंगत हल कहलाएगा। ठीक है, असुसंगत हल कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सुसंगत क्षेत्र के इंटरनल बिंदु को हम कहेंगे सुसंगत हल, उसके बाहर के किसी भी बिंदु को हम कहेंगे असुसंगत हल। ये बच्चों कहलाता है। ठीक है, आई होप कि ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे बाय दी ग्राफ। अगला क्या कहा है? इष्टतम हल। इष्टतम हल क्या होता है? अगर मैं इष्टतम हल की बात करूं तो सुसंगत क्षेत्र में कोई भी बिंदु जो उद्देश्य फलन का इष्टतम यानी कि अधिकतम या न्यूनतम मान देता हो वह एक इष्टतम हल कहलाता है। अब एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? ये हमारा पूरा क्या है? सुसंगत क्षेत्र, ये सुसंगत हल है, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट होगा बच्चों जो हमें मैक्सिमम या मिनिमम सॉल्यूशन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं उदाहरण के लिए कि हमारे बिंदु हैं z के लिए बिंदु हैं 0 और 4, ये वैल्यू दे रहे हैं 10, ये सिर्फ हमने मान लिया। ठीक है, एक बिंदु है 1 और 2, ये वैल्यू दे रहा है 20। ठीक है, एक बिंदु है 1/2 और 0, ये वैल्यू दे रहा है 5। एक बिंदु है 0 और 5, ये हमें वैल्यू दे रहा है 15। ठीक है, ये हमने सिर्फ मानने के लिए एक रफ ले लिया फिगर, कुछ इसमें बच्चों क्लियर नहीं है कि एग्जैक्ट ये बिंदु नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं समझा रही हूँ। अगर इस तरह से हमारी z की वैल्यू निकले, उद्देश्य फलन की वैल्यू निकले, तो इसमें से एक मिनिमम वैल्यू है यानी कि ये, और एक मैक्सिमम वैल्यू है यानी कि ये। अर्थात क्या है कि ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो इष्टतमीकरण को दिखा रहे हैं, राइट, जो न्यूनतम और मैक्सिमम यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम सॉल्यूशन को दिखा रहे हैं। तो जहां पर भी मान लो कहीं पर भी अगर ये दो बिंदु मौजूद हैं, जहां भी ये दो बिंदु मौजूद हैं, ये और ये हमारा क्या कहलाएगा? इष्टतम हल कहलाएगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये इस एरिया के अंदर ही होगा। क्लियर है बच्चों? एक बार इस स्लाइड को मैं दोबारा से रिपीट करी हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। सबसे पहले सुसंगत हल क्या है? जो इस एरिया के इंटरनल बिंदु होंगे, अंदर का कोई भी बिंदु सुसंगत हल कहलाएगा। असुसंगत हल इस पर्टिकुलर एरिया के बाहर का कोई भी बिंदु, ये जो क्षेत्र है इसके बाहर का कोई भी बिंदु क्या कहलाएगा? असुसंगत हल कहलाएगा। इष्टतम हल क्या कहलाएगा? कोई भी ऐसा बिंदु, इस क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसा बिंदु जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हो। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर देखा 5 मिनिमम था, 20 मैक्सिमम था, तो ये बिंदु हमारा क्या कहलाएंगे? इष्टतम हल के बिंदु कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही क्लियर कट तरीके से मैंने आपको ये समझाया है तीनों ही टर्म्स को। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन है, तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तीनों ही बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफ की हेल्प से हमने समझा है तो आप लोगों को आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं कुछ प्रमेयों के बारे में, यानी कि थ्योरम्स के बारे में। ठीक है, अब अगर हम थ्योरम्स की बात करें तो क्या है? निम्नलिखित प्रमेय दी हुई हैं जो एलपीपी को हल करने के लिए आधारभूत होंगी, बेस होंगी। ठीक है, पहली प्रमेय क्या कहती है? ध्यान से देखिए। पहली प्रमेय कहती है, प्रमेय 1, कि मान लीजिए किसी एलपीपी का सुसंगत क्षेत्र R है। ये हमने मान लिया कि कोई भी एक प्रॉब्लम है जिसका एक हमें सुसंगत क्षेत्र दे रखा है, क्या? R। क्या दे रखा है बच्चों? R है मान लिया हमने। ठीक है, क्या मान लिया हमने? R मान लिया सुसंगत क्षेत्र। और मान लीजिए कि z बराबर ax प्लस by एक उद्देश्य फलन है। प्रश्न के अनुसार r हमने मान लिया अपना एरिया और z हमने मान लिया ax प्लस by। सिचुएशनली अभी हमने ये मान लिया। ठीक है, जब z का इष्टतम फलन, z का इष्टतम मान, चाहे वो मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज हो, जब z का इष्टतम मान होता है जहां चर x और y रैखिक असमीकरणों द्वारा वर्णित या अवरोधों के अधीन है, तब यह इष्टतम मान अनिवार्यतः सुसंगत क्षेत्र के कोने बिंदु पर घटित होना चाहिए, यानी कि उस सुसंगत क्षेत्र के एरियाज पर होना चाहिए। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, ग्राफ के थ्रू ध्यान से देखिएगा। मान लो ये आपका ग्राफ है। ठीक है, कहीं पर ये दो आपके लाइंस बन गए। ठीक है, अब यहां से क्या होगा? देखो इस क्षेत्र में मान लो आपका सुसंगत क्षेत्र है ये वाला।
ठीक है, सुसंगत क्षेत्र अगर ये है तब क्या होगा, यहाँ पे बोला अगर ये सिचुएशन है कि ये हमारा एरिया है R और अगर Z ये दे रखा है हमें, तब Z का इष्टतम वैल्यू कहाँ होगी, जहां पर x और y रैखिक असमीकाओं द्वारा वर्णित हमने बना दिए। ठीक है, ये असमीकाओं से बन गए। अब इसमें क्या है कि इष्टतम बिंदु कहाँ होगा, इष्टतम बिंदु होगा अगर मैं बताऊं तो इन कोनों पर, इन कोनों पर। ये आप देख रहे हैं मैंने येलो कलर से बच्चों दिखाए हैं इस एरिया के, ये मान लीजिए A है, ये B है और ये C है। तो ये ABC जो कोने हैं यानी कि इस सुसंगत क्षेत्र के जो शीर्ष हैं, ये जो शीर्ष हैं, ठीक है, बिंदु हैं, ये शीर्ष जो हैं, इन पर इष्टतम हल हमें प्राप्त होगा। कोई भी वैल्यू दे दीजिए इनको, मान लीजिए ये 0 और 2 है, अब 0 तो नहीं है, ये मान लीजिए आपका है 2 और 2, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपका है 0 और 4 और यहाँ पर मान लीजिए है 0 और -4, एग्जाम्पल के लिए माना है हमने। ठीक है, तो ये तीनों बिंदु पर आपका इष्टतम हल मिलेगा, यानी कि एक मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा और एक मिनिमम पॉइंट मिलेगा। ये कहती है प्रमेय 1, यानी कि पहली थ्योरम, कि इस सिचुएशन में किसी भी ग्राफ में जो आपका इष्टतम हल है, यानी कि जो आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर, वो आपके इस सुसंगत क्षेत्र के कोनों पर प्राप्त होगा, यानी कि इसके शीर्षों पर प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर हम बात करें प्रमेय 2 की, दूसरी प्रमेय क्या कहती है, दूसरी प्रमेय क्या कहती है बच्चों, कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। और टाइमिंग याद रखना, कितने बजे की है, शाम को 4 बजे की रेगुलर आपकी टाइमिंग है। ठीक है, शाम 4 बजे मैथ्स की, तो क्लास अटेंड करना मत भूलना। चलिए आगे देखते हैं सेकंड थ्योरम क्या कहती है। सेकंड थ्योरम कहती है कि मान लीजिए किसी LPP का सुसंगत क्षेत्र R है और Z आपको सेम दे रखा है AX + BY और एक उद्देश्य फलन है, तो R एक परिबद्ध क्षेत्र है। तो अब परिबद्ध क्षेत्र क्या होता है, अगर R परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब है बाउंडेड, क्या है, बाउंडेड रीजन, यानी कि आपका जो R है अगर एक परिबद्ध क्षेत्र है, बाउंडेड रीजन अगर है बच्चों, तो उद्देश्य फलन Z में, उद्देश्य फलन Z के R में अधिकतम तथा न्यूनतम दोनों ही मान होते हैं। अगर क्या है, परिबद्ध क्षेत्र है, बाउंडेड रीजन है, तब क्या होगा, अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही मान होते हैं और इनमें से प्रत्येक R किसी कोणीय बिंदु पर पाया जाता है। यानी कि प्रमेय 2 जो है वो एक भाग पहली वाली प्रमेय का ही कह रही है। दूसरी बात क्या कही है, ये एक बात है इसकी। दूसरी बात, यदि R एक अपरिबद्ध क्षेत्र है। अच्छा चलिए पहले वाली बात को समझते हैं। यहाँ बोला है अगर ग्राफ के, मान लो ये है आपका एरिया, ठीक है, तो सुसंगत क्षेत्र जो हमारा इष्टतम क्षेत्र है वो कहाँ होगा हल, इन कोनों पर में से ही एक में होगा, इस A, B और C। पहली बात तो दोनों मान होंगे, यानी कि अधिकतम मान भी होगा और न्यूनतम मान भी होगा। और दूसरी बात क्या बोली है कि होगा तो इन कोनों की वैल्यू से ही होगा। कब, जब परिबद्ध क्षेत्र है। परिबद्ध क्षेत्र क्या है बच्चों, ये हमारा परिबद्ध क्षेत्र है, यानी कि बाउंडेड रीजन है, ये एक पर्टिकुलर इसके अंदर है, यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, ये क्या है हमारा बाउंडेड रीजन। अब आगे बात करते हैं दूसरे भाग की। R यदि एक अपरिबद्ध क्षेत्र है। अब अपरिबद्ध क्षेत्र क्या होता है बच्चों, अपरिबद्ध की अगर हम बात करें, इसका मतलब है अनबाउंडेड रीजन, यानी कि जो बंधा हुआ ना हो, अनबाउंडेड रीजन। ठीक है, फलन के एक अधिकतम या न्यूनतम मान का अस्तित्व हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर अपरिबद्ध क्षेत्र है तब क्या होगा, या तो अधिकतम या फिर न्यूनतम दोनों में से किसी एक मान का अस्तित्व होगा भी, या हो सकता है कि दोनों में से किसी का भी ना हो। होगा अगर तो दोनों में से एक का होगा, अदरवाइज किसी का भी नहीं होगा। या तो मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा, या दोनों ही नहीं होंगे। किंतु यदि उसका अस्तित्व है, मतलब मिनिमम या मैक्सिमम में से अगर एक चीज है, तो वह R के किसी कोणीय बिंदु पर ही होना चाहिए। सिचुएशन 1 थी है, ठीक है। सिचुएशन 2 का मैं आपको ग्राफ दिखा देती हूँ बनाकर। सिचुएशन 2 क्या कह रही है
कि मान लीजिए कि ये ग्राफ है, ठीक है। अब अपरिबद्ध क्षेत्र बोला है, तो अपरिबद्ध क्षेत्र कहाँ होगा बच्चों, देखो यहां होगा, ठीक है, इस तरफ होगा। तो अब यहां पर क्या है, यहां पर हमारे कोणीय बिंदु देखो कौन कौन से हैं। पहली बात, कहीं तक भी ये जा सकता है, तो हमें यहाँ कहीं होगा एक बिंदु, एक यहाँ होगा और एक ये कोणीय बिंदु है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि या तो अधिकतम होगा या फिर न्यूनतम मान होगा। पहली बात, या तो होगा ही नहीं, और अगर है तो या तो अधिकतम होगा या फिर न्यूनतम होगा, और अगर है तो किसी कोणीय बिंदु पर ही होगा। कहाँ होगा, कोणीय बिंदु पर ही होगा। दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूं डिफरेंस दोनों का। पहले केस में अगर परिबद्ध क्षेत्र है, यानी कि बाउंडेड रीजन अगर सॉल्यूशन है, ठीक है, ये वाला एरिया अगर है बाउंडेड रीजन, तब क्या होगा, दोनों ही हल होंगे, यानी कि मैक्सिमम भी और मिनिमम पॉइंट भी हमारा क्या होगा, इष्टतम कहलाएगा। यानी कि हमें दोनों ही वैल्यूज मिलेंगी, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों, और दोनों ही वैल्यू कहाँ होंगी, इन कोनों में से ही होंगी, कोणीय क्षेत्र में ही होंगी, ठीक है। दूसरी प्रमेय का दूसरा पार्ट कहता है कि अगर अनबाउंडेड रीजन है, यानी कि ये वाला रीजन अगर है, अनबाउंडेड रीजन सॉल्यूशन अगर है, अपरिबद्ध क्षेत्र अगर सॉल्यूशन है, तो उस समय पर कोई एक हल होगा, या तो एक भी नहीं होगा या फिर एक हल होगा, अधिकतम या न्यूनतम। और जो भी हल अगर है, एक भी अगर है, तो वो एक भी कोणीय बिंदु पर ही होगा, वो एक भी कोणीय बिंदु पर ही होगा। आई होप आपको दोनों पार्ट के दोनों ग्राफ से बच्चों चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को एसएस लेना है तो वो ले सकता है, ठीक है। दोनों ही भागों को, दोनों ही बातों को प्रमेय के मैंने आपको ग्राफ के थ्रू समझा दिया, और बहुत ही सिंपल टर्म में आप लोगों को आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है बेटा, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, ताकि हम नेक्स्ट लाइव क्लास में जब भी मिलेंगे तो पहले आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, हमने प्रमेय की बात तो कर ली, अब हम बात करते हैं एलपीपी को हल करने की कोणीय बिंदु विधि, यानी कि कोणीय बिंदु मेथड। अभी तक तो हमने ये कहा दोनों ही प्रमेय में कि हम कोणीय बिंदुओं से हल निकालते हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये जाना कि हम कोणीय बिंदुओं से, यानी कि शीर्षों से, पॉइंट से हम हल निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इसका मेथड क्या है, ये विधि है क्या, इस विधि को कैसे हल किया जाता है, इसके स्टेप्स क्या हैं, ये बच्चों अब हम जानेंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कुछ चरण दिए हुए हैं, इस विधि के निम्नलिखित चरण हैं बच्चों, कुछ चरण हमें दिए हैं। सबसे पहले चरण की अगर बात की जाए तो एलपीपी का सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें कॉमन एरिया आइडेंटिफाई करना है। मैं एक स्टेप्स के अकॉर्डिंग बनाती जाती हूँ, ठीक है। मान लो एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ, एक लाइन ये है, ठीक है। हमें अभी हम बाउंडेड में देख लेते हैं, किसी में भी हो सकता है। मान लो हमने एक एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, ये वाला, ये हमारा कॉमन एरिया होगा, ये मान के चलो लेट, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉमन एरिया, ठीक है ना। सुसंगत क्षेत्र ज्ञात कीजिए और उसके कोणीय बिंदुओं का निर्धारण या तो निरीक्षण द्वारा या उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं के समीकरण को हल करके कीजिए। मतलब इन तीनों की वैल्यू ए बी सी, इन तीनों पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए या तो हम निरीक्षण विधि यूज कर सकते हैं, मतलब ग्राफ पे हमने देख लिया प्लॉटिंग पे कि कहां पर है, या फिर जो भी समीकरण यहाँ पे काट रहा है, जो भी प्रतिच्छेद कर रहा है, उन दोनों को सॉल्व करके हम इजीली निकाल सकते हैं। मतलब आप कैसे भी कीजिए, यहाँ आपको पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करके उसके कोणीय बिंदुओं को निर्धारित करना है और उनका मान ज्ञात करना है, ये एक स्टेप है, ठीक है। अगला स्टेप क्या कहता है, उद्देश्य फलन हमें जो दे रखा होता है z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई। मान लेते हैं कि हमें उद्देश्य फलन दे दिया 2x प्लस 3y, ax प्लस बी वाई की फॉर्म में हमें दे दिया 2x प्लस 3y, ठीक है। तो इस उद्देश्य फलन का मान प्रत्येक कोणीय बिंदु पर ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों, एक मिनट, इसको पहले मैं क्लियर करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता लगे, ठीक है। क्या करना है हमें, इस पॉइंट पर, यानी कि जो उद्देश्य फलन हमें दिया है, इसका मान प्रत्येक कोणीय बिंदु पर ज्ञात करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी बस समझा रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो कि ये बिंदु है आपका 2 और 2, यानी कि यहाँ पर x भी 2 है, y भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, z का मान ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि 2 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 2, ठीक है। ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b बिंदु के लिए। अभी मान लो मैं a के लिए अगर ज्ञात करूं, तो a के बिंदु मैंने मान लिए हैं 4 और 0 और 0 और 4, तो कितना हो जाएगा
2 इंटू में 0 प्लस 2 इंटू में 4, मतलब इस तरह से। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि जो भी आपके बिंदु निकलेंगे कोणीय बिंदु, उन सभी बिंदुओं पर एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी, वो आपको दिए गए उद्देश्य फलन में डाल के उनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि m, कैपिटल M और स्मॉल m क्रमशः z के अधिकतम और न्यूनतम मान प्रकट करते हैं। मान लो, क्योंकि हमारे पास अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो जो कैपिटल M है वो किसको दिखा रहा है, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू को दिखा रहा है, और स्मॉल m जो है वो मिनिमम वैल्यू को दिखा रहा है। मतलब हमें ये दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी, मैक्सिमम और मिनिमम। उसके बाद क्या होगा, अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप के दो पार्ट हैं, ध्यान से देखेंगे। पहले स्टेप में हमने सुसंगत क्षेत्र आइडेंटिफाई किया, उसके कोणीय बिंदुओं का मान निकाला। सेकंड स्टेप में हमने उन कोणीय बिंदुओं की वैल्यू को z में डाल के मैक्सिमम और मिनिमम आइडेंटिफाई कर लिया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या देखेंगे, थर्ड स्टेप का पहला पार्ट, जब सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, यानी कि जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे कि अगर सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, बाउंडेड रीजन अगर है, तो उस समय पर m और m यानी कि कैपिटल M और स्मॉल m क्रमशः z के अधिकतम और न्यूनतम मान होंगे। मान लीजिए अगर ये ग्राफ है, ठीक है, अगर ये परिबद्ध क्षेत्र आपका है तो m एक आपका मैक्सिमम वैल्यू भी निकलेगी और एक आपकी मिनिमम वैल्यू भी निकलेगी, ये हमने प्रमेय में पढ़ा था। ठीक है, दूसरा, सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध होने की स्थिति में, यानी कि अगर अनबाउंडेड है, फॉर एग्जाम्पल आपका ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये वाला एरिया अगर आपका आ रहा है, ठीक है, हेल जो है वो आपका अनबाउंडेड निकल रहा है, अपरिबद्ध निकल रहा है, तब m जो है वो z का अधिकतम मान होता है। यदि m z का अधिकतम मान कब होगा, यदि ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन m हो, ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन m हो, तथा कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, सुसंगत क्षेत्र का कोई भी बिंदु कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, अन्यथा z का कोई भी अधिकतम मान नहीं होगा। क्योंकि हमने प्रमेय में क्या पढ़ा था बच्चों कि अपरिबद्ध अनबाउंडेड होने की सिचुएशन में या तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी या मिनिमम वैल्यू निकलेगी। तो मैक्सिमम कब निकलेगी, जब ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन m हो और इसका कोई भी सुसंगत क्षेत्र के साथ उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, तब ये इसका अधिकतम बिंदु कहलाएगा, कोई भी वैल्यू। ठीक है, m हमारा कुछ भी हो सकता है, 20, 15, व्हाटएवर। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार स्मॉल m z का न्यूनतम मान होगा यदि ax प्लस बी वाई इज लेस देन m हो। ठीक है, और सुसंगत क्षेत्र के साथ कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, अन्यथा z का कोई भी न्यूनतम मान नहीं होगा। क्योंकि हमने प्रमेय में पढ़ा था कि अपरिबद्ध क्षेत्र में या तो कोई एक सॉल्यूशन होगा अधिकतम या न्यूनतम, या फिर एक भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर एक होगा, उन दोनों के होने की भी कंडीशंस ये हैं। न्यूनतम कब होगा, जब ax प्लस बी वाई इज लेस देन स्मॉल m, और अधिकतम कब होगा, जब ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन कौन सा, कैपिटल M। ठीक है, ये हो गई बच्चों बात, हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब लास्ट एक पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट कहता है कि बहु इष्टतम बिंदु, बहु इष्टतम बिंदु भी कई बार हमारे निकल जाते हैं बच्चों। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास बिंदु हैं, a की वैल्यू है 4 और 0, ठीक है, b की वैल्यू है 2 और 2, c की वैल्यू है 0 और 4। ये हमने मान लिया फॉर एग्जाम्पल, अभी मानने के लिए। इससे वैल्यू निकल गई अगर मान लो 20, इससे निकल गई 15, इससे भी निकल गई 20, और हमसे मैक्सिमम पूछा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो 2 मैक्सिमम पॉइंट निकले हैं, तो यानी कि ये क्या कहलाएगा, बहु इष्टतम बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहु इष्टतम, क्योंकि ये भी मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहु इष्टतम बिंदु होगा। तो इस सिचुएशन में यदि बहु इष्टतम बिंदु यदि सुसंगत क्षेत्र के 2 कोणीय बिंदुओं पर एक ही प्रकार के इष्टतम हल हो, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, किन्हीं 2 कोणीय बिंदुओं पर अगर एक ही प्रकार के हल हो, तब दोनों ही बिंदुओं पर समान अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हमें समान अधिकतम प्राप्त हो गया 20-20, अगर न्यूनतम पूछा होता फॉर एग्जाम्पल 15-15 हो जाता कहीं पर। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के किसी भी बिंदु पर समान प्रकार का इष्टतम हल ही होगा। मान लो ये 2 पॉइंट्स अगर कहीं पे भी हैं,
तो इस पॉइंट को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इसके किसी भी बिंदु पर हमें क्या होगा, इष्टतम हल ही प्राप्त होगा, और ये क्या कहलाएगा, बहु इष्टतम बिंदु कहलाएगा। ठीक है बच्चों, बहु इष्टतम बिंदु कहलाता है कब, जब हमारे पास दो बिंदुओं का आंसर कॉमन होता है, सेम होता है, या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम। आई होप कि आप लोगों को बच्चों क्लियर हो गया होगा विधि प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा है बच्चों। आज हमने सिर्फ इस चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल पार्ट, मेन इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स हैं, क्या कहते हैं, किसको मेथड क्या होता है, ग्राफ कैसे बनता है, विधि क्या क्या है, थ्योरम क्या है, सिर्फ आज हमने इसको जाना है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि समझ नहीं आया, बहुत घिचपिच हो गया, नहीं। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो हम इन्हीं का प्रयोग करेंगे, जो हमने आज थ्योरेटिकली जाना है इसी का यूज करके बच्चों हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से इनको समझेंगे ताकि हम अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, और अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर आधारित एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज हमने क्या क्या देखा कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है क्या, उसकी प्रमेय क्या है, और गणितीय सूत्र यानी कि जो विधि है, कोणीय विधि, ये क्या है, किस प्रकार इसको हल किया जाता है। आई होप आप लोगों को बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहां भी कोई डाउट हो वहां पर कमेंट करना मत भूलना, ताकि मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस बता सकूं, नेक्स्ट लाइव क्लास में हम डिस्कशन कर सके। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और अड्डा 24/7 स्कूल के वीडियोस को देखते रहिए, अपने हर सब्जेक्ट की क्लासेस को अटेंड करते रहिए। रेगुलर शाम को 4 बजे मैथ्स की क्लास अटेंड करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू। जल्दी मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।